So, good evening. In the last class, we have discussed about Companies Act, different provisions of NFRA, and also internal financial controls or financial reporting. In this class, we will discuss about audit of various elements of financial statements. Let us discuss a simple format of financial statements. मतलब हम नॉर्मली P&L होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बैलेंस शीट होता है. बैलेंस शीट में इस तरफ एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है. P&L में इनकम एक्सपेंसेस होता है. एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज. ओके. और इधर इनकम, सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स. अभी ये सारा एक सिंपल P&L फॉर्मेट और बैलेंस शीट फॉर्मेट. इधर हम डिफरेंट सेल्स, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारा चीज को ऑडिट कैसे करेंगे ये इस चैप्टर में हम सीख जाएंगे. क्या क्या होता है ऑडिट में. ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है. एक इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करने के लिए कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स होता है और अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे है ये टेस्ट करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में फिर दो पार्ट है. एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम क्या वेरिएंसेस फाइंड आउट करने के लिए, डिविएशंस फाइंड आउट करने के लिए, रिस्क फाइंड आउट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करते हैं. बट टेस्ट ऑफ डिटेल्स में और दो चीज है, वोचिंग एंड वेरिफिकेशन. सो अभी जो चैप्टर हम इस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो मेजरली ये कवर करता है कैसे कैसे ऑडिट करते हैं. ये भी बीच बीच में आ सकते हैं. मेजरली ये है वोचिंग, वेरिफिकेशन. वोचिंग नॉर्मली किस किस को करता है. ट्रांजैक्शंस को वोचिंग करता है. वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करता है. सो ये चेक करना, ये बैलेंस शीट के लिए ज्यादा यूज करते हैं वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को. वोचिंग प्रोसीजर्स को P&L टेस्ट करने में, P&L आइटम्स टेस्ट करने में ज्यादा यूज करते हैं. विद दिस बेसिक वी विल चेक व्हाट इज वोचिंग एंड व्हाट इज वेरिफिकेशन. हाँ, अभी देखिए वोचिंग क्या है. वोचिंग मतलब टेस्टिंग योर ट्रांजैक्शन विथ अंडरलाइंग वोचर्स. मेजरली वोचिंग क्या होता है, एक वोचर होता है. एक ट्रांजैक्शन, अगर सेल ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है उसका अंडरलाइन क्या होता है, एक सेल वोचर होता है. वो सेल वोचर जिस बेसिस में आप अकाउंट किया है उसको टेस्ट करेगा. मतलब सेल वोचर में डेट होगा, इनवॉइस नंबर होगा और क्या क्या आइटम सेल हो गया वो लिस्ट होगा और एक ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर होगा. डेट, इसके क्या पता चलता है आपको डेट चेक करने से. एक वोचर का डेट चेक करने से क्या पता चलता है, इनवॉइस इस फिनेंशियल ईयर का जो अपने ऑडिट कर रहा है उस फिनेंशियल ईयर है या नहीं है, एक वो पता चलेगा. और इनवॉइस नंबर से क्या पता चलेगा, सीक्वेंस. अगर कोई दोबारा अकाउंट हुआ है या नहीं हुआ है, एक इनवॉइस दो बार अकाउंट हुआ है, डुप्लीकेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है. सीक्वेंस चेक करने से एक इनवॉइस का नंबर दो बार अपेयर हो रहा है आपका सेल्स रजिस्टर, मतलब क्या उस इनवॉइस दो बार अकाउंट हुआ है, ये चेक कर सकते हैं. इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है, यूनिकनेस डिपेंड करता है. एक ट्रांजैक्शन एक ही बार अकाउंट होना चाहिए, वो चेक कर सकते हैं. और ये आइटम्स का प्राइस चेक कर सकते हैं. आइटम के हिसाब से आप सही प्राइस में इश्यू किया, किसी को ज़्यादा डिस्काउंट दिया या नहीं, वो चेक कर सकते हैं. लाइन फेवरेबलनेस कुछ दिखाया है. और क्या, ऑथराइजेशन, वेदर द ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुआ है वो अप्रूव ट्रांजैक्शन है या नहीं, वो ऑथराइजेशन से आप चेक कर सकते हैं. वही सारा चीज इधर बताया गया. ऑल द ट्रांजैक्शन अंडर हैव बीन रिकॉर्डेड, नथिंग हैव बीन पर्पसफुली लेफ्ट. सीक्वेंस चेक करने से आपको पता चलेगा. एक डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं, अगर 1 2 3 के बाद 4 आया है, 3 किधर गया वो चेक करेगा ना. इनवॉइस नंबर 3 इज मिसिंग, मतलब एक ट्रांजैक्शन अकाउंट करना भूल गया. सो सीक्वेंस से आपको ये भी पता चलेगा कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है. और एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जब भी आप एक ट्रांजैक्शन सैंपल बेसिस में पिक करके वेरीफाई करेगा, अगर कोई
इनवॉइस या सेल वोचर या परचेज वोचर, कैश वोचर, कुछ भी डॉक्यूमेंट उन लोग सबमिट नहीं कर पा रहे, मतलब वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं है, मतलब विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस दे हैव कुछ परचेज ट्रांजैक्शन है उन लोग अकाउंट किया, आप सैंपल में वो परचेज ट्रांजैक्शन को निकाल के इसका वोचर दीजिए, आपने क्वेश्चन इंक्वायर किया है, उन लोग दे आर अनेबल टू सबमिट द purchase voucher, then you can understand that the purchase is fictitious, they haven't purchased, they have recorded the transaction. From this you can understand that. And no fraudulent transactions, अभी सारा एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया है, आप चेक करने से क्या अवॉइड कर सकते हैं, नो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये वोचर वेरिफिकेशन ये सारा करने से, ऑथराइजेशन चेक, सीक्वेंस चेक, वो सारा चेक करने से आपको ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। और क्या, अब डेट चेक करने से क्या पता चलेगा, ट्रांजैक्शन दैट हैव रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड बिलोंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड और नॉट, ऑल द नेसेसरी वोचर्स रिलेटिंग टू द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द क्लाइंट। अब वो चेक करेगा ना, जो भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है उसका अंडरलाइंग वोचर्स है या नहीं है, तभी आपको नेसेसरी वोचर शुड बी present with the client, all the related vouchers with the accounting entries and properly authorized. With the authorization only you can avoid these fraudulent transactions and all. So whether you will check, suppose what the meaning of properly authorized, I already told you. Suppose there are people with officer level, senior officer level and other manager level, जिसका officer level का authorization है something 3 lakh, सीनियर ऑफिसर को ऑथराइज, जो साइन करने का पावर है, अगर ऑफिसर आके 5 लाख का वोचर को साइन कर रहा है वो गलत है, इसका अथॉरिटी नहीं है 5 लाख का इनवॉइस को साइन करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं वेदर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड और नॉट, वो चेक कर सकते समय दे आर वायलेटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हेन द कंट्रोल्स आर नॉट गुड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइट हैव फ्रॉड्स एंड एरर्स, सो ये चेक कर सकते हैं आप। और ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड विद करेक्ट वैल्यू और नॉट, अभी जो बोला है हम अमाउंट्स चेक करते समय टोटल भी होता है, इनवॉइस में टोटल भी होता है, वो टोटल वैल्यू जो भी ट्रांजैक्शन या इन्वेंट्री का है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है नहीं, आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं। वोचर में 100 रुपीज़ है, आपने 110 रुपीज़ रिकॉर्ड किया है, वो भी चेक कर सकते हैं। कुछ ह्यूमन एरर्स तो होता है, उसको भी आप मिटिगेट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड आर रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, अगर इनवॉइस दिया है, सपोज इसके एम्प्लॉय का नाम पर इनवॉइस दिया है, वो ट्रांजैक्शन इट इज नॉट रिलेटेड टू organization, the purchase is not made by the organization, it is made by employee or some other person, some other organization, but it is accounted in your books of accounts, then it might be some fraud made by the employee because to withdraw the cash from the organization, ये सब आप चेक कर सकते हो। प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री से बीन मेड और नॉट, अभी बोला है आपने जो एक एक्सपेंस एंट्री देखा है, रेंट का एक्सपेंस है, आपने मोबाइल एक्सपेंसेस को डाला है, टेलीफोन चार्जेस में डाला है, वो हेड्स भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वो नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से, जब वोचर देखते तभी पता चलेगा ना, नहीं तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए ये पार्टी कौन को क्या क्या सर्विसेज आपको ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, ये सारा होने से ही आपको ये हो सकता है। ये वॉचिंग का क्या वॉचिंग होता है, वॉचिंग का डेफिनेशन अभी ये सब पता चल गया ना, अभी वॉचिंग का डेफिनेशन देखिए क्या वॉचिंग से आपको मिलता है। वॉचिंग रिफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, अथॉरिटी, authenticity of a transaction that appear in books of accounts with the help of vouchers of these transactions। vouchers के हिसाब से आप क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, एक्यूरेसी, अथॉरिटी एंड एथेंटिसिटी। एक्यूरेसी मतलब अभी देखा है ना सही से रिकॉर्ड हुआ है अमाउंट्स, अथॉरिटी जिसने साइन किया है वो उसके पास अथॉरिटी है या नहीं, और एथेंटिसिटी, एथेंटिसिटी मतलब रिकॉर्डिंग ये सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ये ट्रांजैक्शन आपका नाम में इनवॉइस दिया या नहीं दिया, ये सारा एथेंटिसिटी का होता है। आप एक बार देख लीजिए फिर हम वेरिफिकेशन डिस्कस करते हैं। अभी वेरिफिकेशन क्या करता है, मतलब एसेट को वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई मतलब क्या करेगा, एक एसेट है, एसेट मतलब क्या है, राइट और
राइट टू रिसीव और लाइबिलिटी टू पे। एक एसेट का मतलब वही होता है ना, एसेट आपको राइट टू रिसीव इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तभी का एसेट का डेफिनेशन आता है, राइट टू रिसीव इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। दोनों चीज में वो देखते हैं पहले आपका राइट है या नहीं, राइट है या नहीं, वो क्या पता चलेगा इसके आपको। एक है एग्जिस्टेंस, एसेट पहले एसेट है या नहीं। एसेट का केस में मतलब फिजिकल एसेट देख लीजिए, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको देखेगा सेल किया या नहीं है, क्रेडिट बेस में सेल किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट तभी आएगा फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन में, तब आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट क्या क्या, वो जो एसेट है बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, वो आपका नाम में रजिस्टर है या नहीं, ओनरशिप ऑफ द एसेट, किसी को सिक्योरिटी में दिया नहीं, मतलब उसका साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जो भी एसेट आपने अगर कुछ कार खरीदा है, आपने लोन में खरीदा है, और राइट किसके पास होता है, मतलब ओनरशिप हाइपोथिकेटेड टू बैंक। सो बैंक के पास राइट होता है, वो सारा आपको मेंशन करना है। एक कार हैज बीन परचेज्ड ऑन लोन, वो सारा डिटेल्स मेंशन किया है या नहीं है, वो भी चेक करेगा आप। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एसेट, आपके पास कोई भी कंट्रोल और ओनरशिप भी हो, और लाइबिलिटीज रिपोर्टिंग ऑन द डेट, वो भी चेक करेगा आप। और एग्जामिनेशन ऑफ पोजीशन, अभी जो एसेट आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, वो एसेट आपके पास है ही नहीं है, वो किसी और को दे दिया है लीज में, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा पोजीशन किसके पास है वो एसेट। अगर नहीं तो सिक्योरिटी में दे दिया है, सिक्योरिटी मतलब एक कार को सिक्योरिटी में दे दिया, वो उसके पास रख लिया है, अभी एज ऑन डेट आपके पास पोजीशन में नहीं है, वो सारा चीज़ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो ये जो फाइनेंशियल एसेट बैलेंस शीट में हम 100 करोड़ के एसेट जो दिखाया है, वो हमारे पास पोजीशन नहीं है, वो थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी जैसे दिया है, ये सारा डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है। एग्जामिनेशन ऑफ चार्जेस अभी बोला है, हाइपोथिकेट किया है, जो भी उसके अगेंस्ट, अगर कुछ भी लोन के अगेंस्ट आपने डीड बना के रखा है, हाइपोथिकेट या मॉर्टगेज करके रखा है, वो चार्जेस जो भी है उसके अगेंस्ट वो मेंशन करना पड़ेगा एसेट के अगेंस्ट। जब भी आप एक नोट देते हैं ना, ये एसेट हमारे पास है, उसके अगेंस्ट आपको ये भी देना है कोई मॉर्टगेज है या नहीं है, वो भी देना है। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और नॉर्मली जो अकाउंटिंग करेगा एसेट एंड लाइबिलिटी का, वो एज पर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड किया है या नहीं है। अगर पीपीई का अकाउंट कर रहे हैं, वो इंडिया स्टैंड के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है वो फॉलो किया है या नहीं किया है, वो चेक करना पड़ेगा। और अभी बोला है, अभी इतना देर बात किया है डिस्क्लोजर्स के बारे में, अभी क्या क्या हम चेक किया है। वेरिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, वेरिफिकेशन मतलब, verification can be defined as process of substantiation of assets and liabilities. You are certifying the existence of assets and liabilities. Through verification, you can establish that assets and liabilities are, whether they have been mentioned properly or valued properly or not. All these you can check and confirm by physical inspection and examination of legal and official documents. You are verifying the asset and you are also verifying the legal documents. लीगल डॉक्यूमेंट से आपको क्या पता चल रहा है, वेदर द एसेट इज इन योर नेम और नॉट, वेदर देर इज एनी सिक्योर्ड एसेट इज सिक्योर्ड और एनी चार्जेस एग्जिस्ट इन ऑन द एसेट और नॉट, ये आपको पता चलेगा। सो दैट यू विल एस्टैब्लिश एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोसेशन एंड आल्सो एट द एंड क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वेदर द वैल्यूएशन मीन्स इट इज एज पर स्टैंडर्ड और नॉट, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारा आपको वेरिफिकेशन से आपको एस्टैब्लिश कर सकता है फर्दर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी। ये एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट असर्शन। ये पहले हम इंटरनल कंट्रोल डिस्कशन करते समय हम डिस्कस किया है असर्शन। असर्शन क्या होता है, मतलब असर्शन क्या है,
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ assertion. बट फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ assertion? पहले assertion क्या है कि मैनेजमेंट फिनेंशियल्स में कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है. फिनेंशियल्स में क्या करता है, हमारे पास देर आर एसेट्स ऑफ 100 CR. उसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक assertion मेंशन किया है कि उसके पास रिप्रेजेंटेशन किया है, रिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट दे हैव एसेट्स ऑफ 100 crores. नाउ ऑडिटर क्या करना है, he has to test and confirm whether there are assets with the management of 100 crores or not. इसके लिए कुछ मतलब एसेट्स का मतलब एसेट्स के अंडरलाइंग सारा 5 to 6 assertions होता है, क्या क्या है वो assertions. ऑडिटर वो assertion को टेस्ट करेगा, तभी कंफर्म करेगा whether the management has 100 crores or not. वो एक्चुअली बाइफरकेट किया है ट्रांजैक्शन लेवल में क्या क्या. अगर सेल्स मैनेजमेंट डिक्लेयर किया है हमारे पास, वी हैव मेड द सेल्स ऑफ 10 CR, एक एक सेल ट्रांजैक्शन को टेस्ट करना पड़ेगा ऑडिटर एस्टेब्लिश करने के पहले. वो अभी क्या करेगा, एसर्शन को टेस्ट करेगा. वो अगर सेल डिस्क्लोज किया है तो एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्या क्या एसर्शन होता है. अगर एक अकाउंट बैलेंस को डिस्क्लोज किया है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या एसर्शन टेस्ट करना पड़ता है. और एक प्रेजेंटेशन किया है मतलब नोट्स के अकाउंट्स में कुछ डिस्क्लोजर किया है, उसके अगेंस्ट क्या क्या डिस्क्लोज चेक करना पड़ता है ऑडिटर को. दीज आर द एसर्शंस against account मतलब transaction level for revenue and expenses. These are the assertions that we are going to test. If you are auditing a sale transaction, you will test all these assertions. If you are auditing a purchase transaction, you will test all these assertions. What are the assertions? Occurrence. What is the meaning of occurrence? Whether the transaction has been really happened or not. You will understand it by sale invoice, purchase invoice, by checking up the underlying voucher. Authenticity of the voucher, you will understand whether there is the occurrence of transaction with voucher, you will check. What about completeness? Completeness you will obtain from contracts. Suppose there is a contract from April to next May, okay, but the billing cycle is decided in such a way that it will be billed on half yearly basis. Sorry, September, you will take this like September and it will be billed on half yearly basis, and the transaction let it start from May to October. Then half year will be May to October, then November to April, then May to October. This will be your half year. But at the year end, your year will be April to March. Means here there will be no issue, you will record the transaction as per the contract. But here the billing point is not achieved, but you have rented services up to from November to March. You have to book account your accrued income based on the transaction or services for the period you have rented. Whether the accrued income has been recorded or not, you will read the contract, you will understand the contract, and based on that you will verify whether the accrued income entry has been passed by the company management or not. You will decide the completeness check. Then you will perform cutoff procedures. Why these cutoff procedures need to be performed? Whether the invoice belongs to this accounting period or not. Whether any invoice belong to next accounting period have been accounted in the current accounting period or not. With this what happens? Your profit might go up or go down. Profit can be manipulated. So you need to perform cutoff procedures. You will take your cutoff date 31st March, your accounts closing date. From this you will take at least 15 days prior or 15 days after, depending on the operations of the organization, nature of operations. You will decide the period. Then you will check all the transactions between all the vouchers and transactions recorded during the period, whether a transaction belong to this accounting period have been recorded in the next accounting period. For that, at least if they have received late, at least they have to record provision here if applicable. जैसा अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है हम चेक करके कट ऑफ प्रोसीजर्स में चेक करेंगे. और मेजरमेंट नॉर्मली नेचुरली नहीं जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में उन लोग वैल्यू देता है मेजरमेंट के लिए. परचेज वैल्यू में, इनवॉइस में वैल्यू होता है, कैश वोचर में वैल्यू होता है. नॉर्मली ट्रांजैक्शन लेवल में मेजरमेंट का जरूरत नहीं होता है. बट वी विल चेक वेदर द सेम अमाउंट इज मैचिंग और नॉट इन मेजरमेंट. परचेजेस में अलग अमाउंट, इधर अलग अमाउंट नहीं होना चाहिए. वो कैलकुलेशन जो भी है, अगर नहीं है तो आप एक परचेज ट्रांजैक्शन का अकाउंट कर रहा है इन्वेंट्री में क्या क्या ऐड होता है, मतलब परचेज कॉस्ट को
नॉर्मली जो भी आपके पास आने तक जो भी कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेदर चार्ज टू इन्वेंट्री और नॉट, ये मेजरमेंट आप चेक कर सकते हैं मेजरमेंट पे। वेदर द इन्वेंट्री मतलब 100 रुपीज़ का इन्वेंट्री करा है, उसको लाने में 10 रुपीज़ का ट्रांसफर, 110 रुपीज़ का इन्वेंट्री अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक कर सकते हैं आप ट्रांजेक्शन में। एंड लास्टली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो भी एज पर द स्टैंडर्ड्स, दीज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चाहिए। और क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मली द डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन विल बी मेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसकी वजह हिसाब से द प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और नॉट, वो चेक करेंगे हम। These assertions is are the basic things that you will be handling while performing an audit of an organization. These assertions you will be testing it well. So you need it, this is the chapter, whole chapter, it will be useful throughout your life as a CMA. Then liability, assets and liabilities. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में अगर कोई एसेट एंड लाइबिलिटी डिस्क्लोज किया है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मतलब क्या क्या एसेट्स को एज एन ऑडिटर यू हैव टू टेस्ट। अगर कोई भी एसेट और लाइबिलिटी को पहले एग्जिस्टेंस टेस्ट करना है। एग्जिस्टेंस कैसे आता है, सेल्स ट्रांजैक्शन या परचेज ट्रांजैक्शन और कोई लोन लेना, कुछ स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, सेल करने से आपको स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी आता है। वैसे कुछ तो कुछ ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी आपका लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस आता है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। In case of assets, you will check for rights. In case of liabilities, you will check for obligation, whether you have right to receive or obligation to pay. Then only, if you have made the sale, the invoice should be sent by you. मतलब the goods or sales should be made by you and received by you. Whether you will check the authenticity of the transaction to establish your rights and obligation. And then cut off. Cut off majorly purchase and sale transaction मतलब कट ऑफ के हिसाब से आपको क्या होता है, इन्वेंट्री एसेट्स वो उसको मतलब आप फाइनलाइज कर सकते हैं। जनरली सेल्स या परचेजेस में भी कट ऑफ का बात आता है, बट समटाइम्स व्हाइल वैल्यूइंग योर इन्वेंट्री यू नीड टू फाइनलाइज द क्वांटिटीज रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, देन ओनली यू कैन हैव वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑल। मशीनरी, परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर एट एनी मतलब कुछ भी, जो ये भी ट्रांजेक्शन ही है ना, परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी, ये जनरली नहीं होता है। एक कंपनी के लिए सेल ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ एसेट विल नॉट बी नॉर्मल, इट विल बी इरेगुलर, मतलब कभी कभी आता है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर टेस्ट करेंगे। नॉर्मली एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यू विल टेस्ट फॉर कंप्लीटनेस, वेदर एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एसेट और लायबिलिटी हैज बीन completely recorded or not. Suppose there are some expenses relating to which, suppose import duty which is not refundable, you have been paid, whether this has to be actually capitalized to the asset, but whether this has been expensed to P&L means there is no complete recognition of asset. You will check as per the recognition criteria whether complete recording of the machinery, plant, property or equipment, koi bhi asset or liability whether properly recorded or not. Then after it comes with valuation. Once you have been, your recording is completed, then at the year end what you will do, you will measure the valuation of the asset, whether any discount you are planning to offer to the customer or the supplier you are receiving from customer, then you will reduce from the liability. Or you have no intention to pay or he is not claiming the amounts, then you will charge off as income. You will do all the valuation. Machinery after depreciation, costless depreciation, depending on the method you have opted for, whether the valuation has been properly made or not, वो आप चेक करेगा। एंड फाइनली आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, ये सारा चीज आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेस्टिंग में यूज करेगा। जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आएगा तब इसको फिर से रिवाइज करके फिर उसका पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये एसेट्स एक बार देख लीजिए, फिर हम पॉइंट्स में जाएंगे, मतलब एक एक आइटम को डिस्कस करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे हम। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी टेस्टिंग का पहले एक बार प्रोसेस तो देख लेते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स कैसे होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज कैसे होता है, सो दैट वी विल बी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ
पहले सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सपोज सेल्स या सर्विस डिपार्टमेंट, उन लोग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगा। एक अगर मैं हूँ इसके इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होगा। देन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज at any point of time or some point of time they will raise the invoice in the invoicing software. These sales executives or sales department का personnel will raise invoice. Okay, once after raising the invoice, this invoice will be received by accounting department for recording of transaction. They will be accounts personnel will be recording the transaction in their books of accounts. Sometimes there will not be any separate division. There will be providing information to the accounts department. Accounts department might be raising the invoice. Here there is segregation of duties. Invoice raised by this sales department and recording is done by books of accounts. Recording is done by accounts department. Because of segregation of duties, you can ensure proper internal controls and avoid frauds and errors. वो आप check कर सकते हैं division of duties के साथ. Then once after recording the transaction, this transaction will be properly approved by, before issuing any sale invoice, there will be a sale person who is signing the invoice. Based on the authorization, they will be signing the invoice. Here once after while recording the transaction, they accounts department के heads also they will be signing, two-way signing authority approval will be there. Then once after that signing from the accounts and department, the accounts personnel will be recording in the books of accounts. While recording in the books of accounts, he will pass an entry based on the sale. Suppose he is providing some XYZ goods, then he will be providing the XYZ quantity, price, amount. This based on that he will provide an invoice. Then you will check, based on this we will check whether sale transaction, then after recording someone debt or whether timely payment has been received or not, they will follow up with the when they are due, when the sale invoice, suppose 30 days credit period is given, within 30 days whether payment is followed up or not, they will be checking. AR department, accounts receivable department will be there, they will be checking that. So with this let us check. So क्या क्या टेस्ट करना है, पहले अकरेंस टेस्ट करना है, अकरेंस के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद कट ऑफ प्रोसीजर्स टेस्ट करना है और कंप्लीटनेस चेक करना है और प्रेजेंटेशन एंड वैल्यूएशन चेक करना है, सॉरी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अकरेंस ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो एक ट्रांजैक्शन 2 बार अकाउंट हुआ है, एक ट्रांजैक्शन अकाउंट नहीं हुआ है, वो आपको सीक्वेंस देखने से पता चलेगा। जो इनवॉइस नंबर से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ है सारा महीने का, मतलब 12 महीने का, एक साल में 12 महीने का सेल्स रजिस्टर निकाल के आप देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, डेट होता है, सेल का डेट होता है, इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस अमाउंट होता है, पार्टी का नाम होता है, किसको सेल किया है। सो ये इनवॉइस नंबर में आपको डुप्लीकेसी में चेक करेगा, आपको पता चलेगा एक इनवॉइस 2 बार अकाउंट नहीं हुआ है। देन आफ्टर व्हाट यू विल डू, you will check for sequence whether any sequential number is missing। 23 के बाद 24 आना चाहिए, 24 आया है, 24 का क्या इश्यू है, कैंसिल किया है या अकाउंट करना भूल गया है, वो आप चेक करेगा। सो अकरेंस में ये आपको टेस्टिंग हो जाएगा। और एक you will take the transaction, you will verify with vouchers after finalizing your sales register and you will match it with पीएनएल का रेवेन्यू। आपका जो भी टोटल होता है ना, आपका सेल्स रजिस्टर का टोटल होता है, वो आपको पीएनएल में रेवेन्यू में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, उसमें जाएगा। जो भी इसका टोटल फिगर होता है ना, वो इधर मैच होना चाहिए, वो इधर होता है कंप्लीटनेस चेक। वो जो भी आपका इसका ब्रेकअप होता है ना, वो पहले आपको डेटा को मैच करना पड़ेगा। आपका इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल में आपको पीएनएल लेवल का मैच करना पड़ेगा। फिर आपका टेस्टिंग स्टार्ट होता है कंप्लीटनेस चेक। कंप्लीटनेस में क्या हो रहा है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई ऑल द सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब आपने जो मैनेजमेंट में लिस्ट ऑफ सेल्स अपडेट किया है ना सेल्स रजिस्टर का, वो सेल्स ऑफ रजिस्टर वेदर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू और नॉट, पीएनएल में रेवेन्यू में इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट नोट्स भी इश्यू करता है, कभी कभी सेल के बाद क्या होता है, सेल का वैल्यू चेंज करना पड़ता है, डिस्काउंट इश्यू करना पड़ता है।
कैश डिस्काउंट्स होता है, अगर पेमेंट जल्दी किया है तो कुछ डिस्काउंट देंगे हम। सो कभी कभी क्या होता है, उन लोगों को क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ता है। वो क्रेडिट नोट जो भी सेल्स माइनस credit notes, the value will be recorded as revenue in your books of accounts. Whether this recording has been done or not, you will check, and whether the breakup is matching or not. आपको समझ में आ रहा है ना? जो भी रजिस्टर ऑफ मैनेजमेंट से ऑब्टेन करेगा लिस्ट ऑफ सेल्स, वो आपको आपका P&L में रेवेन्यू से मैच करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस चेक. हाउ he should check and apply cut-off procedures. Then, sorry, here, then you will, after finalizing your sales register, you will check for unaccounted sales or duplicacy in accounted sales. Once your sales register is finalized, you will check, you will perform your audit procedures in the sales register. Then you will check for occurrence. You will take some samples and you will ask for underlying vouchers. Then you will perform vouching, whether the voucher is properly authorized or not, whether as per the date it is has been recorded or not. Then you will also perform cut-off procedures. You will take 15 days, last 15 days ka sales and next 15 days ka sales after the, at the end of the accounting period. Then you will perform cut-off procedures, whether any sales have been recorded in the next accounting period. And also you will rate the contracts. You will read the contracts and you will also understand the contracts, and you will determine whether any unrecorded revenue is there or not, whether there has been provided recorded, and they have to recognize some provisional income based on the establishment of right, whether there is any unrecorded revenue or not. You will establish that and you will check. So occurrence you have finalized. From the cutoff also you have determined the cutoff is also okay. Then measurement, I have determined that sales minus credit notes, the balancing amount revenue should be recorded in your financial year, whether all the sales have been accurately measured as per the applicable accounting standards and recorded in your books of accounts or not. Sometimes some, how we will determine, example, selling cost will be there, whether some will be directly proportional, directly related to your sales, whether they have been recorded along with your sales transactions or not. You will check selling expenses. And some incidental revenues will be there, how they have been recorded, you will check. And also trade discounts allowed to customers, whether there is any unreasonable discount. Sometimes you are very well known to me, you came to my office and as a sales consultant I have issued normally 2% discount, I have given you 30% discount. Those unreasonable discounts, normally during the internal audit performed by the management, under their management, they should identify all these procedures. No unreasonable discounts have been given. If at all during the statutory audit, the same will be verified from your end, and whether appropriate adjustments have been made in the books of accounts. Any significant variance in the books of, issued to the related parties, then the same to be disclosed to users of financial statements, because they have invested money in your company. And then sales tax, insurance charges, these are incidental expenses to all your sales. Whether how you can verify, मतलब आपने मार्च महीने में 10 लाख का सेल्स दिखाया, इसको आपको क्या करेगा, टैक्सेस पे करने के लिए एक्सटर्नल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट, उसको आपको रिटर्न फाइल करेगा. वो रिटर्न्स के साथ ये मंथली सेल्स जो है वो मैच हो रहा है या नहीं, आप क्रॉस वेरीफाई करके आपको रिलायंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने आप सेटिस्फाई कर सकते हैं एज एन ऑडिटर. These are all additional checks that you can make. And presentation में क्या क्या टाइप ऑफ गुड्स आप सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आप सर्विसेज में ऑब्टेन किया, ऑपरेशंस में ऑब्टेन किया, सेल से ऑब्टेन किया, वो उसके साथ क्या आपको मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक्साइज ड्यूटी जो भी है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग, उसको लेस करके मेजरमेंट में ये भी आता है, वो एक्साइज ड्यूटी लेस करके आपने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है. इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी, मोस्टली इट विल बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, वो कैलकुलेशंस होना चाहिए. इंटरेस्ट अगर कोई डिपॉजिट किया है, कोई लोन में दिया है, लोन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है उस हिसाब से रेवेन्यू कैसे कैलकुलेशन हो रहा है. डिस्काउंट्स, अनयूजुअल ट्रेड डिस्काउंट्स नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसको कितना डिस्काउंट, अनयूजुअल डिस्काउंट दिया है. और डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनीज रेंडरिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ग्रॉस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सर्विसेज अंडर ब्रॉड हेड्स, मतलब क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करके
ब्रेकअप देना पड़ेगा. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर the level of understandability that you can give to users of FS. The disclosures are mainly meant for that. So एक बार देख लीजिए, फिर हम कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे. अदर इनकम, कोई बिजनेस का अदर इनकम क्या क्या होता है. ये आपको मतलब इसको समझाने के लिए आपको प्रोसेस समझने से हो जाता है, मतलब क्या क्या चेक करना है. इट इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ऑडिटर लाइफ हाउ ही विल डू. ये बार बार करने से मतलब आदत हो जाता है. ऐसे एक सेल्स रजिस्टर अपडेट करना है, यू विल गो टू मैनेजमेंट, सर सेल्स रजिस्टर दीजिए. देन यू विल डिटरमाइन हाई लेवल का ट्रांजैक्शन चेक करना है. यू विल फिल्टर द हाई लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, यू विल चेक फॉर दैट. सैम्पल्स कैसे निकालना है, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करके सैम्पल्स विथड्रॉ करेगा. Then you will ask for vouchers. You will check whether each and every point of your recording is matching with the underlying voucher or not, authorized or not. Those are all points you will perform and you will learn actually. अभी आपको टफ लगेगा, बट आपको याद रखने में जब परफॉर्म करेगा तो आपको यू कैन लिंक इट. अदर इनकम नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में अदर इनकम जो भी आता है इन्वेस्टमेंट से आता है. इन्वेस्टमेंट करने से अदर इनकम आता है. अदरवाइज यू विल बी रिसीविंग डिस्काउंट्स फ्रॉम योर क्रेडिटर्स बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट्स. और क्या होता है, सेल्स, एसेट सेल करने से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है. वो सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ता है. नॉर्मली इधर जो एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से दिया है, जो भी आपका अदर इनकम का ट्रांजैक्शन हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट से ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, नहीं तो कोई नया इन्वेस्टमेंट्स किया है, आपको लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के साथ नया इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना है. कुछ नया न्यू इन्वेस्टमेंट्स किया है क्या. यू विल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी. देन यू विल ड्रा बेस्ड ऑन द, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है. यू विल कैलकुलेट योर इंटरेस्ट रेट, whether your calculation is matching with your recording, and you will obtain confirmation मतलब एक letter of interest credited by the bank. You will obtain confirmation by the bank for the fixed deposit balance, so that you will understand how much interest credited during the period. From this all you can obtain the confirmation of how much interest you have earned during the period. He shall obtain fixed deposit during the period along with information of rate tenure. पिछले साल का तो आपको करंट परमानेंट ऑडिट फाइल में रहेगा ना. ऐसा मतलब 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया है आपने लास्ट ईयर, अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने ऑडिट किया है, आपके पास क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा परमानेंट ऑडिट फाइल में. क्योंकि वो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या रखेगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वो नेक्स्ट ईयर में भी यूज होगा उसको रखेगा ना. सो आप परमानेंट ऑडिट फाइल में देख के आपको पता चलेगा ने इस साल में तो 5 फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर कंफर्म. अगर आप पूछेगा कोई नया फिक्स्ड डिपॉजिट किया है क्या, सो दैट यू विल ऑब्टेन होल ईयर का टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कंपनी. देन यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट. यू कैन डिटरमाइन अदर इनकम रिकॉर्डिंग. देन सी यू विल ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक. यू कैन ऑब्टेन राइट. यू विल आस्क फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक. फिक्स्ड डिपॉजिट का स्टेटमेंट बैंक से लेने देने को. देन यू विल चेक फॉर इंटरेस्ट हाउ मच इट इज क्रेडिटेड. You will cross check with the books of accounts, then you can confirm. Then you will obtain 26AS. What is 26AS? मतलब इनकम रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. इनकम जो भी रिकॉर्ड करेगा, द आउटसाइड पार्टी जो है वो TDS काट के आपका इनकम टैक्स पोर्टल को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा. क्योंकि बाद में क्या करेगा, आप उतना इनकम को आपको अपना रिटर्न में डिस्क्लोज करके टैक्स पे करना पड़ेगा. इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उतना रिटर्न को इनकम ऑफर करना पड़ेगा. सो बैंक्स क्या करते हैं, ये आदमी जो है इसका पान में इतना इनकम हम दिया है एज ए इंटरेस्ट,
बैंक को एक्सपेंस होता है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हम इतना इंटरेस्ट इनकम उसको दिया है, वो रिपोर्ट करके आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा. यू कैन क्रॉस चेक विथ योर 26 AS and your other income whether these two are matching or not. You can rely like GST returns. You will cross check with your GST returns for sales income for that particular month whether matching or not, and also you can cross check like this. Then other investments like corporate bonds, shares, debentures. Bonds, for shares you will receive dividend income, for bonds and debentures you will receive interest income. You can check the whether any dividend is declared during the year. You are holding a shares of Oil India Limited, whether Oil India Limited has declared any dividend during the year. You will read the AGM, you will read the, you will search in the minutes on something, and you will check whether any dividend has been declared by the organization. Then you will cross check whether the same dividend has been, you have held 100 shares, 100 into dividend per share is declared as 10 rupees, whether 1000 rupees has been credited to your bank account or not. You will cross check whether proper recording of income has been made or not. You will cross check with that. Then see, after recording you will trace the in the cash book whether they have been recorded. Cash book matlab bank statement, in your accounting bank transactions. Then net gain or loss from sale of investment fixed assets, you will check what is your purchase cost, otherwise WDV. In case of investment you will take purchase cost, in case of fixed assets you will take WDV. What is your selling price? Suppose it is 90 rupees and you sold for 100 rupees, profit 10 rupees. You will check the calculation of your profit. Then cut off procedures. Interest income, any unearned interest has been included or not. So I have told you, अगर कोई इंटरेस्ट बाद में दे रहा है, सपोज बॉन्ड्स का पे रेट होता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली या 6 मंथ्स, अगर आपका बॉन्ड का डेट तो ज़्यादा जा रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आ रहा है पेमेंट डेट, आपको जो अभी जो पीरियड है 5 मंथ्स या 6 मंथ्स उसका इंटरेस्ट तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अगर वैसे इंटरेस्ट रिकॉग्निशन हुआ या नहीं है. और कुछ टाइम्स क्या होता है, आपका जो अनअर्न्ड इंटरेस्ट है, मतलब पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने क्या किया 5 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है, 6 मंथ्स को रिकॉर्ड कर दिया गलती से, वैसे कुछ रिकॉर्डिंग और अनरिकॉर्डिंग मिस हुआ है क्या, वो आपको इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करने से पता चलेगा. उसका पीरियड ऑफ पेमेंट टर्म्स क्या है, इन्वेस्टमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस, वो रीड करके आपको ये डिटरमाइन करेगा कुछ छूट गया इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड होना, नहीं तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गया. वो सब आप क्रॉस वेरीफाई करके उतना ट्रीटमेंट आप मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है करने के लिए. यू विल आस्क द मैनेजमेंट टू एडजस्ट रिकॉर्डिंग द इस इनकम एंड देन कंप्लीटनेस. सो आफ्टर टेस्टिंग ऑल दिस यू विल एस्टैब्लिश अदर इनकम में 100 रुपीज़ है, इसका ब्रेकअप जो दिया है वो आपको चेक करेगा वो मैच हो रहा है या नहीं ये ब्रेकअप के साथ. वो ब्रेकअप को आप टेस्ट करेगा. पहले कंप्लीटनेस, पहले नॉर्मली ऑडिट में पहले कंप्लीटनेस चेक होता है, मतलब जो डेटा आपको ब्रेकअप मिला है वो सही है या नहीं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के मैच हो रहा है नहीं. नॉर्मली क्या करते हैं मैनेजमेंट फिनेंशियल्स प्रिपेयर करता है, जो ब्रेकअप पहले हम मांग के उससे कंप्लीटनेस चेक करते हैं. सो कंप्लीटनेस चेक, ऑडिटर मस्ट इंश्योर ऑल द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एक्रूड हैव बीन रिकॉर्डेड एंड done appropriately. Recording has been done appropriately. Whether proper recording has been done. After all that, you will test all these and you will ensure that properly accounted or not. पहले completeness check और बाद में ये सारा testing होता है. Then measurement. Measurement में अभी बोला है ना interest. You will recalculate. You will check whether they have been properly. You will check cross check with the statements and all, and you will ensure. Dividends also, whether right has been established declared by the company in the AGM, you will check the dividends and all. Interest normally based on the period it will automatically accrue and you will check if the interest or dividend is received for pre-acquisition period. Pre-acquisition period क्या होता है, see whether proper adjustment have been raised. If you have received for pre-acquisition period, then what you will do, you will reduce from the cost of the asset. प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट वो पीएनएल में नहीं आता है, इट विल बी मेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो वेदर द प्रॉपर एडजस्टमेंट हैज बीन मेड और नॉट.
You will decrease your purchase cost to that extent. Any pre-acquisition interest if you have paid. एक बार देखिए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हेड्स के हिसाब से आप डिस्क्लोज करेगा कितना कितना आया है. क्लासिफाइड एज इंटरेस्ट इनकम वेदर प्रॉपर्ली नेट गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट. दो हेड्स आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है. आप एक बार देख लीजिए, फिर हम परचेजेस को डिस्कस करेंगे. ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर विल बी देयर फॉर परचेजेस आल्सो. सेल्स का प्रोसीजर जो है वो परचेजेस का सेम ही रहेगा. जो इनवॉइस हम इंटरनल से ले रहे हैं हम एक्सटर्नल से लेगा. वो इनवॉइस हमको बाहर से, जो वोचर जो है वो बाहर से आएगा. जो इंटरनली हम जो रेज कर रहे हैं वोचर सेल्स के लिए, हम इंटरनली हमारा ऑर्गेनाइजेशन, बट द डिपार्टमेंट इज डिफरेंट. सेल्स डिपार्टमेंट रेज करेगा, इधर बाहर से आएगा. परचेजेस में नॉर्मली परचेजेस में आप पहले कंप्लीटनेस चेक. सो कंप्लीटनेस चेक में क्या करेगा, यू शुड अप्लाई. द ऑडिटर शुड सी द परचेज इनवॉइस शुड बी बुक्ड ओनली वंस. रिस्क और रिवॉर्ड्स एंड incidental to the ownership transfer. The auditor must check written off transactions carefully based on the relevant documents. He should ensure current accounting for goods and transit. अभी जब आप कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, नहीं तो कोई इनवॉइसेस जब कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा आपको ये सारा चीज तो पता चलेगा कोई ट्रांजैक्शन छूट गया नहीं है. पहले आपको एक परचेजेस का वैल्यू मिलेगा पीएनएल में 10 लाख मान लो. 10 लाख का आपको ब्रेकअप मिलेगा. ओके, देन यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, यू विल रीडिंग द पीओ कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. यू विल स्टार्ट रीडिंग. जब हमको सर्विस देगा हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, हम परचेजेस या कुछ करेगा हम भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना. पहले जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द सर्विस रिक्वायरमेंट्स. देन दिस सीएनपी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज डिपार्टमेंट, विल इंटीमेट टू द एफएनडी डिपार्टमेंट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मेड. दे विल ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. देन दे विल द ऑडिटर, फॉर एग्जांपल अभी एफएनडी को छोड़ दीजिए, the auditor will obtain the list of contracts made during the period and old contracts तो आपके पास रहेगा ही रहेगा आपको परमानेंट ऑडिट फाइल में. जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट है वो लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मंगाएगा. देन ही स्टार्ट चेकिंग वेदर एनी ट्रांजैक्शन जो भी है वो पीरियड क्रॉस करके परचेजेस मिस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करेगा. देन आफ्टर चेकिंग ऑल दोस ही विल टेस्ट फॉर अकरेंस. हाउ यू विल टेस्ट फॉर, नॉर्मली जैसे सेल्स इनवॉइस है परचेज इनवॉइस को टेस्ट करेगा. और हाउ यू विल टेस्ट फॉर परचेज रिकॉर्ड्स, मतलब परचेज को कैसे टेस्ट करेगा. एक अगर बाहर से आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होगा और ईवे बिल, जीएसटी का ईवे बिल होगा 50,000 के ऊपर है तो वो सारा चीज आप देख सकता है. ईवे बिल टू इंश्योर दैट वेदर द परचेज इज रियली मेड, व्हाट आर द रिस्क्स. पहले आप क्या करना है, कभी ऑडिट करते समय आपको ये देखते हैं रिस्क क्या है. रिस्क क्या है, अगर फिक्टिशियस परचेज को रिकॉर्ड करके आपका प्रॉफिट को नीचे कर सकते हैं. यू कैन डू फ्रॉडुलेंट प्रोसेस बाय रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस परचेजेस. सो वो रिस्क को आपको कैसे एड्रेस करेगा, आप ट्रांजैक्शंस को इंश्योर कर सकते हैं. जीएसटी रिटर्न्स में जो भी जीएसटी ईवे बिल है या नहीं है, जब जीएसटी बिल है तब आप मान सकते हैं कि वो गुड्स ट्रैवल करके आपके पास आया है, ये इंश्योर कर सकते हैं. मतलब आप क्रॉस चेक करके ज्यादा रिलायंस ऑब्टेन कर सकते हैं. आपके पास इनवॉइस है बट वेदर रियली परचेज हैपेंड और नॉट, इनवॉइस तो मैं आपके पास जाके इनवॉइस तो ऑब्टेन कर सकता हूँ बट वेदर रियल ट्रांजैक्शन, द रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सटेंड बाय चेकिंग द होल प्रोसेस. Without PO some purchase is made. Can you accept it? Without contract you have purchased something.
you can think that it might be a fixture. You will have a doubt. You will perform other procedures and you will establish. So all these you will check whether पहले पीओ है या नहीं, उसके पास गुड्स रिसीव किया या नहीं है, जीआरएन हुआ या नहीं हुआ है, उसके बाद अकाउंटिंग उस हिसाब से किया या नहीं, जो परचेजेस में डिस्क्लोज किया है उतना क्वांटिटी उतना अमाउंट ही पेमेंट हुआ या नहीं वो डिस्क्लोज करेगा. जो भी परचेस हुआ है उसका ईवे बिल्स, जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट, क्वालिटी चेक डॉक्यूमेंट्स, यू विल check series of documents for on sample basis. You will not check for all transactions to ensure that the internal controls are functioning effectively or not. You will check all those. To genuineness of the purchases have been recorded in the books. So he may examine purchase orders. Genuineness establish करने के goods received notes and purchase invoice. ये तीनों मतलब series है. पहले PO होना चाहिए, after that you have to check for GRN, then purchase invoice. This sequence has been followed or not, then you can establish genuineness. Photocopy of the purchase invoice should not be allowed. Normally आपके पास ओरिजिनल रखना चाहिए, टैक्स इनवॉइस जो भी है आपको ओरिजिनल रखना चाहिए, नहीं तो वो ई सेंड होना चाहिए. ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी है तो ई सेंड होना चाहिए. जो भी है फोटोकॉपीज शुड नॉट बी अलाउड. मोर परचेज इनवॉइस मस्ट बी इन द, so all the purchase invoice should be name of the entity, then only you can create expense in your books of accounts. He shall see whether the purchase is approved by normal the परचेज डिपार्टमेंट. अभी जो बोला है ना, जो इनवॉइस में रिसीव्ड बाय साइन करेगा परचेज डिपार्टमेंट, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट यू कैन अकाउंट अप्रूव टू फॉर अकाउंटिंग साइन करेगा, तभी अकाउंटिंग होना चाहिए. ये दोनों ऑथराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है. देन कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ईयर एंड में. जो भी है इस साल का एक्सपेंसेस जो भी है इस साल में परचेज रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ है. देन कंप्लीटनेस. After by performing cut-off procedures, you will get to know that whether the sales during the period have been recorded in next accounting period or next accounting recorded का sales इस accountant recorded में record हुआ है. वो variation आपको delete करना या additional recording को ensure कर सकते हैं. Then by checking this, you cannot check the sequence of invoice in case of purchase invoice. Okay, but by ensuring with the PO, if any two times by checking that PO value is 100 rupees, the same PO against which invoice is recorded is 200. You can check whether the 100 rupees invoice has been accounted two times or not. By ensuring that purchase invoice should be booked only once, based on that by PO से ट्रांसफर करके आप कोई तरीका ढूंढ सकते हैं कोई परचेज इनवॉइस दो बार अकाउंट हुआ है नहीं, डुप्लीकेसी ऑफ इनवॉइस नंबर, ये सारा इंश्योर कर सकते हैं. ऑडिटर चेक रिटर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस केयरफुली बेस्ड ऑन द, कभी कभी परचेज का ट्रांजैक्शन को भी मैनेजमेंट को जा सकते हैं, नहीं तो 2B में आपका GST 2B में आपका जो भी परचेज किया है उसका ट्रांजैक्शन अपलोड होता है, उसके साथ आपका परचेज रजिस्टर को क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन. देन इन केस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस गुड्स ऑन ट्रांजिट, ओनरशिप इनवॉइस 31 मार्च को इश्यू किया है, बट जो गुड्स हमारे पास आया नहीं है, बट दे आर इन ट्रांजिट, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, वेदर प्रॉपर अकाउंटिंग हैज बीन डन फॉर दैट goods in transit or not. You cannot show it in inventory, but you have to record your purchase invoices as you have received your invoice. So accordingly whether inventory में show बिना show करके goods in transit को account किया है या नहीं किया है वो check करना है. Then the auditor shall see that purchase transaction values have been correctly calculated or not. Discount has been applied. मतलब जो भी आपका purchase transaction है, कभी कभी जो supplier जो दे रहा है वो भी गलत कर सकते हैं invoice में. You need to, while checking the voucher, you need to establish the authenticity of calculation. Then input tax credit, accounting of input tax credit, what you will do, whether they have been, the information relating to input tax credit have been verified or not, appropriate adjustments have been. You need to check with the input tax register also, cross verify your accounting of purchases with input tax register to establish and for correct accounting. In case of input non-availability of the transaction, you need to account it to the inventory or purchase cost. So all this you need to check, you know, whether the measurement is properly measured. If any costs that are not available as input, you will add it to cost of the inventory. So the purchase, while making the, it should be added to the purchase cost of the inventory. Then presentation and disclosure. As per Ind AS 2, what are the accounting of required to make manufacturing companies, the cost of manufacturing, what are the raw materials they have purchased, the costs and broader heads, the values as on the closing date, कितना amount of raw material purchase किया है, and goods purchased under broader heads,
इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, गुड्स क्या क्या कितना खरीदा है, कितना सेल हुआ है, वो आपको ब्रॉडर हेड्स में, मतलब कंज्यूमर गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, ये ब्रॉडर हेड्स में आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, को भी ज़्यादा डिस्काउंट या ज़्यादा हायर प्राइस में खरीदा है उसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।